चलिए, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं संतोष कुमार सोनी मिशन मंजिल की परिवार की ओर से आप सभी को वेलकम करता हूं, सुप्रभात करता हूं, गुड मॉर्निंग करता हूं। ठीक है साथियों, अब देखिए आज हम हिस्ट्री का क्लास लेकर आए हुए हैं और आज हम आगे चलेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हम जान चुके थे इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ। फिर हमने जाना था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में अटैक किया और मुस्लिम रूल का यहाँ पे जो है वो राइज हुआ। और उसके बाद आगे चलेंगे हम। और क्या कहता है कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। और क्या कहता है कि देखिए, हमने बताया था कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और इस्लाम के उदय के बाद हमने क्या बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो हुआ था, फर्स्ट मुस्लिम अटैक, हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब होता है अतीत, अतीत, और मतलब पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी अबाउट पास्ट, स्टडी अबाउट पास्ट। हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट में जो भी घटनाएं हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि हमने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक किया था। ठीक है, तो इनका जो, जब हम मेडिएवल का बात करते हैं, मेडिएवल इंडिया का, मेडिएवल इंडिया, मेडिएवल इंडिया, तो मेडिएवल इंडिया में क्या है बेसिकली देखिए, ये है आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत का जो स्टार्ट होता है वो कब से, 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और हमने बताया था क्या कि 1707 ईस्वी में क्या हुआ है, डेथ ऑफ औरंगजेब, डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब का डेथ हुआ है, औरंगजेब का डेथ हुआ है, औरंगजेब का डेथ हुआ है, औरंगजेब की मृत्यु हुई है, औरंगजेब की मृत्यु हुई। ठीक है, और मृत्यु कहाँ पर हुई, तो अहमदनगर में हुई। कहाँ पे, अहमदनगर। और अहमदनगर कहाँ है साथियों, तो अहमदनगर है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अहमदनगर जो है वो कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए साथियों, और यहाँ से हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में कब आए और कब इनका डेथ हुआ। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए यहाँ पे एडी है, ये एडी मतलब बताए थे एनो डोमिनी होता है, एनो डोमिनी होता है। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो है वो लिखेंगे फर्स्ट मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम हु अटैक, हु invaded in India, फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया। भारत पर आक्रमण करने वाले पहले ये मुसलमान थे जिन्होंने सबसे पहले जो है आक्रमण किया इंडिया पे। और देखिए यहाँ पे हम बताए थे क्या,
यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे आता है आपका सिंध। क्या आता है? सिंध, जो पाकिस्तान में है अभी। और पाकिस्तान में होने के साथ साथ यहीं पे जो है वो देवल का पोर्ट आता है। देख लीजिए जरा, समझिए क्या कह रहे हैं। ये है पंजाब, पंजाब, और पंजाब के सटा हुआ ही है यहाँ पे सिंध, सिंध, जिसको सिंध बोलते हैं। अभी पाकिस्तान में, पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और यहीं पे एक जो है वो सिंध में ही है एक पोर्ट जिसका नाम है देवल पोर्ट, देवल पोर्ट, देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह, देवल का बंदरगाह है, जहाँ पे पानी का व्यापारिक जहाज रुकता है, उसी को हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इस पोर्ट से क्या होता था, अरब में एक शासक था, अरब रूलर, अरब में एक शासक था जिसका नाम क्या था, अरब शासक, अरब का शासक, अरब का शासक जो था उसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। और अल हजाज जो था वो अरब का शासक था, अल हजाज, अल हजाज जो था अरब का शासक था। और इसी का सेनापति जो था, सेनापति, सेनापति को हम लोग कमांडर इन चीफ बोलते हैं, कमांडर इन चीफ बोलते हैं, कमांडर इन चीफ। और कमांडर इन चीफ जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था। इसी का सेनापति था, अल हजाज का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अब देखिए यहाँ से ये जो था वो अल हजाज का व्यापारिक जहाज यहाँ से जाता था। ठीक है, समझ गए? हाँ, ये व्यापारिक जहाज जाता था और व्यापार किया करते थे अरबी लोग इस पोर्ट से होकर। ठीक है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि यहीं का एक राजा था जिसका नाम था दाहिर, जो हिंदू रूलर था, दाहिर। ठीक है, हिंदू रूलर था। यह हिस्ट्री है, कितना हद तक ये बातें सही है वो तो उस समय के लोग ही जानते थे, लेकिन जो किताबों में लिखा गया है उसको हम लोग सच मानते हैं और उसी को अध्ययन करके आगे ऑनगोइंग करते हैं। तो क्या कहता है कि राजा ताहिर जो है वो अपने सैनिकों को भेजता है और यहाँ पे अरबी शासकों का जो पानी का जहाज था, पानी का बेड़ा था, उसको क्या करता था, क्या किया कि उस पर अटैक करके उसको कब्जा कर लिया। और कब्जा करने से क्या हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो अल हजाज के पास पहुंची और अल हजाज ने क्या बोला कि आप मेरे व्यापारिक जहाज जो है लूट लिए हैं, उस व्यापारिक जहाज को आप हमको लौटा दीजिए, अन्यथा हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो राजा ताहिर ने साफ साफ मना कर दिया कि आप जो है वो जो भी बोले, अब हम किसी भी तरीके से कोई जहाज वगैरह लौटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने उसे लूटा है, तो कुछ सोच समझ के ही लूटा होगा। तो इसलिए जो है वो अल हजाज क्या करते हैं, अपने ही दामाद, ये मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो इनके दामाद भी थे। क्या थे? दामाद थे, सन इन लो। ठीक है, दामाद थे। तो अपने दामाद को बोलते हैं कि आप जाइए और यहाँ से जाकर आप भारत में राजा जाहिर को सबक सिखाइए, और सबक सिखाने के साथ साथ आप इस्लाम का प्रचार भी वहाँ करिए, और इस्लाम का प्रचार करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, वहाँ से धन दौलत भी लूटेंगे। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये कहानी जो है वो पूर्व मध्यकालीन भारत का है, पूर्व मध्यकालीन भारत का है, पूर्व मध्यकालीन भारत। पूर्व मध्यकालीन भारत मतलब गुप्ता डायनेस्टी आया, गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी आया, गुप्तोत्तर काल, उसके बाद का कहानी है ये। ठीक है, देखिए साथियों अब क्या कहता है कि जब यहाँ पे
पानी का जहाज जो है वो क्रॉस कर रहा था, पानी का जहाज क्रॉस किया तो लूटने के बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आते हैं 712 ईस्वी में और 714 ईस्वी तक रहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम। अब क्या कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत आते हैं और राजा दाहिर पे अटैक करते हैं। ये ब्राह्मण वंश का राजा थे, ब्राह्मण डायनेस्टी का राजा थे। ये ब्राह्मण वंश का रूलर थे ये शासक। और ये शासक थे, लेकिन उनका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। और उस समय ये सिंध पर, कहाँ पे? सिंध पर रूल कर रहे थे। सिंध पर, सिंध अभी करंट टाइम में जो है पाकिस्तान में, पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और इसका कैपिटल जो था वो देवल था, देवल। और देवल में ही ये पोर्ट था। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम पहला आते हैं और मोहम्मद बिन कासिम किसको हरा देते हैं? राजा दाहिर को। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में दाहिर की अयोग्यता ही जो है वो मुस्लिम रूल के लिए यहाँ पे उत्तरदायी था। ठीक है, मतलब भारत में मुस्लिम रूल यदि आया तो वो कारण क्या था कि ये राजा दाहिर की अयोग्यता। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहता है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 ईस्वी में अटैक करते हैं। ठीक है, अटैक ऑन दाहिर पर अटैक करते हैं और दाहिर को हरा देते हैं। ही डिफीटेड दाहिर एंड कॉन्कर्ड सिंध। ठीक है, दाहिर पर आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में और इसको हरा देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित करके सिंध पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा हो गया, इसके बाद क्या हुआ कि कब्जा होने के बाद दो ऑप्शन दिया गया कि या तो आप क्या करिए कि इस्लाम कबूल कर लीजिए या तो आप हमको टैक्स दीजिएगा। तो ही मतलब मोहम्मद बिन कासिम, ही अप्लाइड जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं थे उन पर जजिया टैक्स लगाया गया। गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया गया। अब जजिया कर जो था वो 1/2 से लेकर 2/3 भाग तक देना पड़ता था। मतलब 50% से लेकर 66 या 67% जो है देना पड़ता था अपने आय का। ठीक है, और ही इशूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया
भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए, और भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए, और उस सिक्का का क्या नाम था, कॉइन जो था उसका नाम था दिरहम कॉइन। कॉइन्स जो चलवाया गया वो दिरहम कॉइन चलवाया गया, दिरहम कॉइन्स, दिरहम कॉइन्स, दिरहम सिक्के, दिरहम सिक्के चलाए गए। और ये दिरहम सिक्के जो थे अरबी लोग लेकर आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या काम हुआ, इन्होंने क्या किया, जो एटलस आता है, एटलस, एटलस यानी मानचित्रावली को भी इन्होंने यहाँ पे लाया था सबसे पहले। मॉनसून वर्ड जो था, मॉनसून वर्ड, मॉनसून वर्ड भी इन्होंने ही लाया था। भारत में जो मानसून है वो अरबी शब्द है, मानसून वर्ड भी एक अरबी शब्द होता है। और यहाँ पे अरबी, अरबी, अरबी हॉर्सेस लेकर आए, ही ब्रॉट अरबी हॉर्सेस इन इंडिया। और एनिमल हस्बेंड्री भी करवाए, एनिमल हस्बेंड्री भी करवाए। और एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि ये कैमल हस्बेंड्री भी लेकर आए। क्या, कैमल हस्बेंड्री भी किए, मतलब ऊँट पालन की शुरुआत किए, ऊँट पालन की शुरुआत, ऊँट पालन ऊँट पालन की शुरुआत, ऊँट पालन की शुरुआत करवाए। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि जितना भी अरबी देश होता है वो फेमस होता है ऑयल के लिए और डेट्स के लिए, ठीक है, डेट्स। तो इन्होंने क्या किया कि क्या लेकर आया, तो इन्होंने शुरू करवाया, ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स यानी खजूर की खेती शुरू करवाया। और खजूर की खेती कहाँ पे शुरू करवाया, तो सिंध में करवाया। कहाँ पे, सिंध में, ठीक है। इतना आप जानते हैं। इसके बाद लास्ट 2 पॉइंट क्या था, देखिए 2 बुक्स था, 2 बुक्स और 2 किताब क्या था, एक किताब था, दूसरा किताब पंचतंत्र, 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 और एक था चरक संहिता। क्या नाम था, चरक संहिता, चरक संहिता, ठीक है। और एक था पंचतंत्र, पंचतंत्र। ही translated two books in अरबी लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज में 2 किताबों को अनुवाद करवाया। क्या करवाया, अनुवाद करवाया, ट्रांसलेट करवाया। मतलब कोई भाषा में लिखा हुआ रहता है तो उसको दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करवाया। तो वो कौन सा भाषा था, अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। इसने 2 किताबों को अरबी भाषा में, अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अनुवाद करवाया। और पंचतंत्र जो है गुप्त काल में, किसमें, गुप्त काल में विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा, ठीक है। ऐसा माना जाता है
कि जो विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र किताब है वो एंशिएंट समय में बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा, बाइबल फर्स्ट नंबर पर था, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब बाइबल थी। और बाइबल के बाद दूसरा नंबर का किताब कौन सा था? जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई ये पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। क्या नाम था? पंचतंत्र। किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा, बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने इसको लिखा था। और पंचतंत्र का जो अनुवाद करवाया गया अरबी भाषा में वो कालिला व दिमना के नाम से, कालिला व दिमना, दिमना के नाम से, कालिला व दिमना, दिमना के नाम से ट्रांसलेट करवाया गया। ठीक है, अब देखिए चरक संहिता जो है वो चरक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? चरक संहिता। और कुषाण वंश का राजा था, कुषाण, कुषाण, कुषाणों के काल में, ये कुषाण के काल में चरक के द्वारा जो है लिखा गया किताब था और इसको भी अनुवाद करवाया गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग जानते थे कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड इस्लाम, स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया, भारत में इस्लाम का प्रचार करना, भारत में इस्लाम का प्रचार, प्रचार करना। ठीक है, इस्लाम करना पहला ऑब्जेक्टिव था ये। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मंदिरों को लूटना, मंदिरों को लूटना, लूट द टेम्पल्स, मंदिरों को लूटना मेन ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला ऑब्जेक्टिव था ये इस्लाम का प्रचार करना और दूसरा ऑब्जेक्टिव था मंदिरों को लूटना। अब देखिए हम जानते हैं क्या कि यहाँ से हम जानेंगे कि इस्लाम से ही जुड़ा हुआ जो चीज़ था, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ, तो ये इसमें हम पहले क्लास में देख लिए थे। और ये भारत पर अटैक जो है वो पहला मुसलमान था जो भारत पर अटैक किया था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के सवाल समय में ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो बन जाते हैं, जैसे हमने उतना बता दिया है। ठीक है, 712 ईस्वी में ये आया था और 714 ईस्वी में ये अरब लौट गया था। ठीक है, अरब लौट गया था। लेकिन एक बात और कहा जाता है कि राजा दाहिर की दो पुत्री थी, राजा दाहिर, दाहिर की दो पुत्री थी, 2 डॉटर्स थी। ठीक है, दो पुत्रियां थी। और उनके समय में ये दो पुत्रियां का नाम था सूर्य देवी और निर्मला देवी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, निर्मला देवी। तो ये दोनों को अगवा करके वो अरब लेकर गया था। ठीक है, क्योंकि जो अल हजाज था उसके 2 बेटे थे, उसके लिए ये क्या है, अरब लेकर दोनों बेटियों को लेकर गया था। लेकिन ये सूर्य देवी और निर्मला देवी जो है वो अल हजाज को बोलते हैं कि ये जो है
वो मोहम्मद बिन कासिम वो जो है आपको धोखा दिया है और इस वजह से आप इसको दंड दीजिए। और इसी कारण से क्या किया कि अल हजाज ने मृत्यु दंड दे दिया था मोहम्मद बिन कासिम को, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में ये बोला जाता है कि 714 ईस्वी में जब ये वापस चला गया उसके बाद इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक टर्की होता है, टर्की है, तुर्की देश है। और तुर्की जो है उसमें से रूल किया करता था, उसी में एक जगह आता था गजनी। ठीक है, गजनी। और गजनी जो है वो अभी फिलहाल अफगानिस्तान में है, पहले तुर्की का भाग हुआ करता था। अफगानिस्तान अभी करंट टाइम में अफगानिस्तान में है गजनी, और पहले वो तुर्की का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और उसी में एक रूल किया करता था अलप्तगिन जो था, अलप्तगिन। और ये अलप्तगिन जो था वो कुछ समय तक रूल किया। ठीक है, और रूल करने के बाद क्या हुआ कि इसी का एक स्लेव था, गुलाम था, जिसका नाम था सुबुक्तगिन। ये सुबुक्तगिन। और इसी का जो बेटा हुआ करता था, उसका नाम था महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी। और क्या हुआ कि 972 से 977 ईस्वी तक यहाँ पर प्रीतिगिन ने शासन किया। प्रीतिगिन जो है वो शासन करता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सुबुक्तगिन जो है वो आता है और सुबुक्तगिन राज करता है कब तक, 998 ईस्वी तक। 998 ईस्वी में। लेकिन ये क्या होता है कि 998-99 में क्या होता है, 998 में क्या होता है ईस्वी में, कि यहीं पे फिर से हम वही की बात दोहरा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पंजाब के बगल में ही एक आता है आपका सिंध। क्या है, पेशावर। क्या नाम है, पेशावर भी अभी जो है वो साथियों कहाँ है, पाकिस्तान में ही है पेशावर। और पेशावर में एक राजा जो है रूल किया करता था, जिसका नाम था जयपाल। ठीक है, और ये बार बार सुबुक्तगिन जो है यहाँ अटैक करता था, लेकिन जीत नहीं पाता था, बार बार उसको हरा देता था। ठीक है, लेकिन जब 998 ईस्वी आया तो उस समय क्या हुआ कि जयपाल जो बार बार हरा देता था सुबुक्तगिन जो है बार बार यहाँ पे अटैक करता था पेशावर में। अभी जो ये पाकिस्तान में है, पहले पंजाब से ही सटा हुआ था। तो 998 ईस्वी में क्या होता है कि जयपाल के पास आता है ये, लेकिन जयपाल उसको हराकर और उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तत्पश्चात क्या होता है कि यहाँ पे गजनी का जो डायनेस्टी चल रहा था, गजनी डायनेस्टी जो चल रहा था सुबुक्तगिन के द्वारा,
वो गजनी डायनेस्टी, गजनी वंश जो है वो शिथिल पड़ जाता है, गजनी वंश। और इसमें क्या होता है कि इसका बेटा जो है वो अब कमान संभालता है, और गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी में कौन बैठ जाता है? तो गजनी की गद्दी पर 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि इसका पिता मर गए, यानी पिता की मृत्यु हो गई यहाँ पे अटैक में, जयपाल उसकी हत्या करता है। अब देखिए जो महमूद गजनबी है उसका जन्म 9 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। 971 ईस्वी में जन्म हुआ। कब हुआ जन्म? 971 ईस्वी में। लेकिन 27 वर्ष की अवस्था में की उसकी आयु में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठा। अब देखिए 27 वर्ष की आयु में ये क्या करता है कि गजनी की गद्दी पर बैठता है और यहाँ पे अटैक करता है। और इस बार क्या होता है कि अटैक इसका जो है वो क्या होता है, महमूद गजनबी का अटैक, महमूद गजनबी जो था वो महमूद गजनबी जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसका रूल रहता है इंडिया में, ठीक है। और महमूद गजनबी का मानना ये था कि हम हर साल भारत पर अटैक करेंगे, हर साल भारत पर अटैक करेंगे, और हर बार वो आता था भारत पर अटैक करता था और कुछ संपत्ति लूटता था और चला जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में ही अटैक्ट मतलब महमूद गजनबी अटैक्ट, ठीक है। ही अटैक्ट ऑन जयपाल, and defeated him, उसको हरा देता है। क्या करता है? हरा देता है। मतलब 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी जो है वो अटैक करता है, जयपाल को हरा देता है, जयपाल को पराजित करके उसकी हत्या करता है, पराजित करके उसकी हत्या कर देता है, उस पर अटैक करता है और उसको हत्या कर देता है, जयपाल को, ठीक है। अब ये पंजाब का जो पेशावर का हिस्सा में राज करता था जयपाल, वो क्या होता है कि बेसिकली ये सब ऐसा किताब में लिखा है कि इसको मर्डर नहीं करता है, क्या करता है कि इस पर व्यंग करता है, व्यंग, ठीक है। व्यंग मतलब इसको बेइज्जत करता है, और बेइज्जत करने के बाद क्या होता है कि ये अपने आप को इतना अपमानित महसूस करता है कि खुद ही जो है सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड, जयपाल जो है, जयपाल कमिटेड सुसाइड, खुद ही आत्मदाह कर लेता आग में कूदकर, ठीक है। खुद ही ये आत्महत्या कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। आत्मदाह करता है, मतलब आग में कूदकर जो है जान दे देता है, क्योंकि इसको अपमान महसूस हुआ, इंसल्ट महसूस हुआ, ठीक है। तो महमूद गजनबी क्या करता है कि इस पर व्यंग करता है, इसको जो है इंसल्ट करता है, और इंसल्ट करने के बाद जो है इसको छोड़ देता है, वो चला जाता है ठीक है। तत्पश्चात क्या होता है कि कमिटेड सुसाइड, यानी ये सुसाइड कर लेता है जयपाल। लेकिन क्या होता है कि 1000, क्योंकि ये बोला था कि हर साल हम अटैक करेंगे, 1006 में ये आता है, 1006 ईस्वी में फिर से ये आता है, ठीक है। वापस लौट जाता है ये फिर गजनी, और गजनी के बाद फिर से 1006 में ये आता है। ही अटैक्ट ऑन नागरकोट,
नागरकोट, नागरकोट, नागरकोट पर अटैक करता है ये, ठीक है। और नागरकोट जो है हिमाचल प्रदेश के कंगड़ी जिला में, कंगड़ी जिला में पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अटैक करता है यहाँ पे, और अटैक करने के बाद फिर से ये 1008 में अटैक करता है, 1008 ईस्वी में। और 1008 ईस्वी में जब अटैक होता है इसका नागरकोट के बाद, तो इसमें से कहाँ पे अटैक करता है ये? हरियाणा के करनाल में, ठीक है। और यहाँ पे नागरकोट पर हमला करने के बाद, नागरकोट के हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध प्रथम मूर्तिवाद हमले के विरुद्ध प्रथम जीत बताई जाती है, ही अटैक मेनी टाइम्स, 17 टाइम्स, ठीक है, 17 टाइम्स। भारत पर कितना बार आक्रमण करता है? 17 बार। भारत पर कुल 17 बार अटैक करता है, ठीक है। और जो 16 टाइम्स में अटैक करता है, 16वां बार जो अटैक करता है वो सोमनाथ टेम्पल पर करता है, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करता है। और सोमनाथ का मंदिर जो है कहाँ है? गुजरात में है। और ये गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो है वो भीम फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। और भीम फर्स्ट क्या था? तो ये चालुक्य वंश का राजा था, जो गुजरात का ही एक राजा हुआ करता था, वो बनवाया था इसको। और सोमनाथ मंदिर जो है वो लॉर्ड शिव की मंदिर है, लॉर्ड शिव की मंदिर है। और ये देखिए गुजरात के एकदम आखिरी हिस्से पे है, जहां से आपका सी बाउंड्री स्टार्ट होता है, ठीक है। अरब सागर हिस्सा, जैसे देखिए ये है गुजरात का हिस्सा, इधर तो अरेबियन सी आता है, और ये गुजरात का हिस्सा, तो बिल्कुल इसके बॉर्डर पे आता है इधर, ठीक है। और यही बॉर्डर पे जो है वो क्या हुआ था कि सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया था। और बेसिकली उस समय सोमनाथ मंदिर जो है लकड़ी का बना हुआ करता था, और जो मंदिर था वो मंदिर का मूर्ति जो है वो मंदिर का मूर्ति बना हुआ था आपका सोने का। और इसका जो दरवाजा था वो भी सोने का बना हुआ था। तो सोने का मूर्ति लूट लेता है, और लूटने के बाद मूर्ति के साथ साथ इसका दरवाजा भी लूट कर जा रहा था। लेकिन क्या होता है कि बीच में 1027 ईस्वी में इस पर अटैक कर देता है जाट लोग, और जाट लोग अटैक करके इसका जो वो दरवाजा था वो लूट लेता है। लेकिन इससे काफ़ी क्रोधित हो जाता है ये महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी उस पर अटैक करने के लिए सोचता है, और जाटों पर दोबारा से ये अटैक करता है महमूद गजनबी। और 1027 में जाट लोग पर अटैक करता है, और देखिएगा कि 1030 ईस्वी में इसका डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। उसके बाद वो भारत नहीं आ पाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 1011 और 12 में, इतना ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पे अटैक होता है, अटैक ऑन उज्जैन एंड मथुरा, अटैक ऑन उज्जैन एंड मथुरा, उज्जैन एंड मथुरा पर अटैक करता है। मथुरा और उज्जैन पर अटैक करता है, मथुरा और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन पर आक्रमण
करता है। और इसके बाद 1025 में क्या है, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक होता है, सोमनाथ, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, ठीक है। और ये सोमनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था, ठीक है। और जब अटैक होता है सोमनाथ मंदिर पर किसके द्वारा, ये 16th अटैक था, 16th अटैक था, टोटल 17 बार अटैक हुआ है। ये 16वां आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। और सोमनाथ मंदिर को लूटकर जो है 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार का संपत्ति हाथ लगा, 20 लाख दिनार, 20 लाख दिनार जो है वो इसमें प्रॉपर्टी हाथ लगा, प्रॉपर्टी को लूट लिया गया, 20 लाख दिनार कम से कम अप्रोक्स में। और ये संपत्ति लूटने के बाद ये सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में है, गुजरात, और गुजरात में अरब सी और गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पे है, अरब सागर और गुजरात के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये सोमनाथ मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव, भगवान शिव। तो मूर्ति को लूट लेता है लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिव का मंदिर है। लेकिन लूटने के बाद क्या होता है कि 1000 यहाँ पे अनहिलवाड़ा के राजा थे, अनहिलवाड़ा के शासकों पर अटैक करता है। जैसे इसका सुरक्षा कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर का जो प्रोटेक्शन का जिम्मा था वो अनहिलवाड़ा के राजाओं के हाथ में था। तो जब वो लोग इस मंदिर को बचाने का कोशिश करते हैं तो ये महमूद गजनबी अनहिलवाड़ा के शासकों पर आक्रमण करता है, जो क्या है, मूर्ति का बचाव करते थे, ठीक है, मूर्ति को बचाते थे, उस मंदिर की रक्षा करते थे, तो उस पर अटैक होता। लेकिन 1027 ईस्वी में क्या हुआ कि जब ये मूर्ति लूट कर लेकर जा रहा था तो मूर्ति लूटने के क्रम में और लूटने के बाद क्या हुआ कि जाट लोग इस पर अटैक करता है और जाट लोग कुछ संपत्ति लूट लेता है, ठीक है। और कुछ संपत्ति लूटने के बाद 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण करता है, जाटों पर आक्रमण करता है, जाटों पर आक्रमण करता है। लेकिन 1030 ईस्वी में डेथ हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो ये 17 बार महमूद गजनबी का अटैक था भारत पर, ठीक है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा बार ये अटैक किए हुए थे 17 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसके दरबार में पोएट भी थे, बहुत सारे पोएट भी थे, कवि, राजकवि जो किताब लिखा करते थे, ठीक है, राजकवि। और इसमें से एक था अलबरूनी, ये अलबरूनी एक राइटर था जो बहुत फेमस था उस समय इसके दरबार में। दूसरा था फरूखी, तीसरा था उत्बी, ठीक है, और एक था फिरदौसी, ये 4 कवि थे जो उसके दरबार में थे, ठीक है। He was first Muslim
Muslim who took the title of who took the title of title of who took the title of Sultan and गाजी। यह यह पहला मुसलमान था पहला मुसलमान था मुसलमान था जिसने 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 सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी सुल्तान। ठीक है। उस समय सुल्तान का उपाधि बगदाद से आया करता था और गाजी का मतलब होता है कि वह आदमी गाजी कहलाता है जो नॉन मुस्लिम को मारता है या उसको मारने के बाद क्या करता है कि इस्लाम का प्रचार करता है, वही गाजी कहलाता है। ठीक है। इस्लाम का प्रचार करने वाला या नॉन मुस्लिम को जो है नुकसान करने वाला, मारने वाला, वही गाजी कहलाता है। देखिए अब आगे क्या कहता है कि महमूद गजनबी के दरबार में सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। ठीक है। तो महमूद गजनबी के दरबार में सेवंद राय जो है और तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर काम करते थे। ठीक है। दरबारी कवि कोर्ट पोएट्स जैसे अलबरूनी तो अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी? तो एक बुक था तहकीक हिंद तहकीक हिंद। ठीक है। तहकीक हिंद ये किताब जो है अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। दूसरा फिरदौसी, क्या नाम था? फिरदौसी। ये फिरदौसी जो है फिरदौसी के द्वारा एक किताब लिखा गया, उसका नाम क्या है? वो फिरदौसी के द्वारा एक किताब लिखा गया शाहनामा। ठीक है। बेहाबी। उसके बाद तीसरा नंबर है तारी। फिरदौसी हो गया। उत्बी उत्बी। फोर्थ नंबर में है वहाबी।
वहाबी, वहाबी, वहाबी। तारीख सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन। तारीख सुबुक्तगिन नाम का किताब जो है इनके द्वारा लिखा गया, जो सुबुक्तगिन की जीवनी पर लिखा गया था। जो महमूद गजनबी के पिता थे, उन्हीं के बारे में जीवनी ऑटोबायोग्राफी लिखा गया। ठीक है। और इनमें से क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल, तो सोमनाथ टेम्पल को टूटने के बाद, सोमनाथ मंदिर को टूटने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 1947 में इसको मरम्मत करवाया गया। किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सरदार पटेल के द्वारा जो है मरम्मत करवाने के बाद 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले क्या थे? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। उनकी कार्यकाल में जो है इस मंदिर को बनवाया गया और बनवाने के साथ साथ यहाँ पे पूजा करवाया गया। ठीक है। मतलब जब मंदिर बन जाता है तो उसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया। प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया, प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया सोमनाथ मंदिर का। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? महमूद गजनबी ने चक्र स्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को रंगभूमि में रखवाया था। अब देखिए चक्र स्वामीन क्या होता? चक्र स्वामीन का जो स्टेचू था वो डेडिकेटेड था किस पर? लॉर्ड कृष्णा पे। तो लॉर्ड कृष्णा का जो मूर्ति था उसको खंडित कर दिया गया। ठीक है। खंडित करने के बाद मतलब तोड़ दिया गया, क्योंकि यह पहला मुसलमान व्यक्ति था जो मंदिरों को तोड़ता था और उसका जो मूर्ति था उसको खंडित कर देता था। इसीलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक, आक्रमणकारी कहा जाता है। मूर्ति को तोड़ देता था। ये आइडल ब्रेकर था। ये आइडल ब्रेकर, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ देता था। और उसको तोड़ दिया, मूर्ति को, चक्र स्वामीन की प्रतिमा को तोड़कर, और भगवान कृष्ण की प्रतिमा, भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा थी उस पर अपने साथियों को, अपने आर्मी चीफ को क्या बोला कि आप इस पे जो है अपने घोड़े से रौंद दीजिए। ठीक है। जो चक्र स्वामीन की प्रतिमा जो है उसको तोड़वाकर वहां पर जितना भी धन था या तो मूर्ति जो सोने का था उसको लूट कर लेकर गया था। ठीक है। तो भारत में ये इसका जो है वो 17 टाइम्स अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसानदायक था और सबसे ज़्यादा नुकसान इसके समय में किया गया।
उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बारे में। और मोहम्मद गौरी जो थे वो गौर वंश के राजा थे। और आगे हम मोहम्मद गौरी के बारे में ही जानेंगे। मोहम्मद गौरी जो है वो गौर वंश के राजा थे और इसने जो है वो कहाँ कहाँ पे अटैक किए उसके बारे में हम जानेंगे। और 1206 ईस्वी में इनका जो है वो मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 1178 से लेकर चल रहे हैं, जो पाटन गुजरात में अटैक होता है। उसके बाद जो है इनको माउंट आबू में जो है अटैक कर दिया जाएगा मूलराज सेकंड के द्वारा। फिर इसकी मम्मी बोलेगी कि माफ़ कर दीजिए, फिर देखिएगा कि माफ़ी लेने के बाद ये वहाँ से जाएंगे और उत्तर भारत में कश्मीर और पर अटैक करेंगे। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि कश्मीर और सिंध पे अटैक होने के बाद पृथ्वीराज चौहान से इनका जो है लड़ाई होगा, जो तराइन का बैटल कहलाएगा। तराइन का फर्स्ट युद्ध, सेकेंड युद्ध, और फिर उधर एक चंदावर का युद्ध भी होगा। जो चंदावर के युद्ध में आप देखेंगे कि क्या नाम था उसका संयोजिता की जो पिताजी हैं, जो शादी होता है पृथ्वीराज चौहान का संयोजिता के साथ। और चंदावर के युद्ध में जो है जयपाल की यहाँ पे हार होगी उनके मतलब पिताजी का। और बाकी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में मोहम्मद बिन गौरी के बारे में। थैंक यू सो मच।